Good evening to everybody. In the last lecture, we started the topic five laws, in which we discuss on the legal laws which are prepared in the field of library information science, and after that we have also discussed on the moral laws which are prepared by the theorist, means those who are expert in the subject, that is called the theorist or scientist it may be, or some are the professionals, those who are expert in the subject. So in this way we are discussing on the five laws which are prepared by the Dr. S. R. Ranganathan, who was the scientist of library information science, who was the father or who was the founder of library information science in India. Okay, so we are going to discuss the laws which are formulated by the S. R. Ranganathan on the moral basis, on the theory basis, and they are five. One by one we are discussing on that. After understanding the objective and laws, now we are going to discuss implication of five laws of library science. Okay, so first law is given there: books are for use. So books are for use, this is our duty. If when we understand the books are for use, then we can implement this law in our work field. जब हमें ये समझ में आता है कि बुक्स आर फॉर यूज, तब हम लाइब्रेरी में इसका सही इस्तेमाल करते हैं, और ये जो लॉ है हमारे वर्क कल्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं. यदि हमें फाइव लॉ का इम्पोर्टेंट ही समझ में नहीं आता है और नहीं आएगा, तो हम कैसे इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है. जब तक हमें ये लॉ किस तरह से काम करते हैं, इसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और इस लॉ के जरिए हमें क्या काम करना है, और यूजर को किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करना है, ये जब हमें समझ में आ जाता है, तब हम इस लॉ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर बुक्स आर फॉर यूज, यहाँ पर पहला जो शब्द है बुक्स, इस पर जोर दिया गया है. द एम्फसिस इज गिवन on the first word book. Okay, and second one is a use means users, consider here. तो जब तक बुक्स यूज नहीं होते, तब तक वो बुक्स का कोई वैल्यू नहीं होता. इसको एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं और समझते हैं. यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उस पैसे का वैल्यू आपके लिए कोई नहीं है और उसका वैल्यू कम हो जाता है. वो पैसा एक कागज़ या किसी धातु के समान है, जब तक उसका यूज नहीं होता. ओके, आप उसका यूज करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसका यूज नहीं कर सकते, कोई मजबूरी आपके सामने है, या कोई ऐसे सरकमस्टांसेस या कंडीशन आपके सामने है, आप उसका यूज नहीं कर सकते. ओके, देयर इज कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यू, यू कांट यूज मनी इवन यू इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी. ओके, people you are considered as a rich man, but there is no use, you can't use such a kind of money. तो
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उस जो मनी आपके पास है उसका कोई यूज़ नहीं, जब तक यूज़ नहीं होते आप अपनी जो डिज़ायर है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके ज़रिए किसी को मदद नहीं कर सकते, कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। ओके, तो फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मनी, क्या उपयोग उसका, कोई यूज नहीं होता है। ओके, ठीक उसी तरह से बुक्स आर द वेल्थ ऑफ लाइब्रेरी एंड if we don't use or nobody use the books from the library, then what is the use of books, then what is the advantage of books, there is no use। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब तक बुक यूज नहीं होते तब तक उस बुक का कोई यूज मतलब नहीं होता, या उसका एडवांटेज किसी को नहीं होता, ना लाइब्रेरी को होता है ना यूजर को होता है। तो जैसे मनी और जो वेल्थ है ये कैसे रनेबल है, इसे इसलिए हम उसको चलन कहते हैं। दे शुड बी सर्कुलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, तब उसे हम चलन कह सकते हैं। एक जगह पे वो स्थिर रहते हैं तो उसे चलन नहीं कहा जा सकता है, वे कागज़ के समान है या धातु के समान है। ओके, या पत्थर के समान है। जैसे पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता तो इसलिए उसको पत्थर कहा जाता है। ठीक उसी तरह से यदि पैसा आपके पास है और एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा, यानी कि मतलब उसका आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो चलन क्यों कहते हैं, पैसों को हम चलन क्यों कहते हैं, चलन यानी कि उसका सर्कुलेशन होना जरूरी होता है, यानी यूज होना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह से जब तक चलन यूज नहीं होता, चलन में नहीं आता, तब तक सभी लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ रहता है, फिर वो एक ही जगह पे रहता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है और करेंसी भी धीरे हो जाती है। अर्थव्यवस्था जो बोलते हैं हम, इकोनॉमी किसी भी देश की, वो धीमे हो जाती है, फिर उसको स्पीड नहीं मिलता, स्पीड नहीं प्राप्त होता। यदि इकोनॉमी हमें स्पीड बनानी है और स्ट्रॉन्ग बनानी है तो इसके लिए हमें हर तरीके से प्रयास करना ज़रूरी होता है। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो चलन में आना ज़रूरी होता है। और कब वो चलन में आ सकता है, जब इकोनॉमी स्पीडली हो, हर तरह का व्यवहार देश में होता है और हर तरह के काम जब देश में होने लगते हैं तब ये इकोनॉमी स्पीड पकड़ती है। ओके, ठीक उसी तरह से लाइब्रेरी भी एक प्रकार का माध्यम है जिसमें बुक्स रहते हैं, और जब तक बुक्स सर्कुलेट नहीं होते तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ बुक, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बुक, देयर इज़ नो यूज। तो इसीलिए कहा गया है तो बुक्स आर फॉर यूज। तो बुक्स का पर्पज क्या होता है, यूज के लिए ही होता है। और यदि वह यूज नहीं होता तो एज बीइंग प्रोफेशनल हमें इसके लिए प्रयास करने ज़रूरी होते हैं। अलग अलग प्रोग्राम लेकर, ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेकर और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप लेकर हम बुक्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं, स्टूडेंट को बता सकते हैं, ताकि वे इफ़ेक्टिवली लाइब्रेरी का यूज कर सके, बुक्स का यूज कर सके। और जब बुक्स यूज में आने लगते हैं या यूज होने लगते हैं तब बुक्स का वैल्यू बढ़ जाता है। ओके, और लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है, राइट। तो इसलिए बुक्स आर फॉर यूज। द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सिंपल स्टेटेड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इन एंशिएंट एंड medieval periods the use of books was limited and the emphasis was on storage and preservation rather than on use. The libraries were regarded as institutions for preserving the books. तो लाइब्रेरी, हर एक प्रकार की लाइब्रेरी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो,
तो उसमें बुक्स होते हैं और बुक्स लाइब्रेरी की वेल्थ होती है, कलेक्शन लाइब्रेरी का वेल्थ कहा जाता है। और जब तक ये यूज में नहीं आता तब तक इस कलेक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए बुक्स आर फॉर यूज। हम लाइब्रेरी में बुक्स क्यों परचेस करते हैं या खरीदते हैं? क्योंकि उसका यूज होता है इसलिए हम खरीदते हैं। यदि यूज ही ना हो तो हम नहीं खरीदेंगे, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं आएंगे। यूज होता है इसलिए खरीदते हैं। तो इसका मतलब यूज ये इम्पोर्टेंट है बुक का, और ये हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है हम किस तरह से हमारी लाइब्रेरी और लाइब्रेरी प्रोडक्ट का और बुक्स डॉक्यूमेंट का मार्केटिंग करते हैं। ओके, द लाइब्रेरी इज नाउ रिगार्डेड एज सर्विस इंस्टीट्यूशंस to serve the social information needs of its user. Ranganathan did not reject the notion that preservation and storage were important. तो रंगनाथन डिड नॉट रिजेक्ट द नोशन, रंगनाथन ने डिड नॉट रिजेक्ट द नोशन, तो उन्होंने ये नोशन रिजेक्ट नहीं किया दैट प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज वेर इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने प्रिजर्वेशन और स्टोरेज को इम्पोर्टेंट दिया, बट ही asserted that the purpose of such activities was to promote the use of books. By emphasizing on the use of books, he focused attention on access related issues such as location, buildings, library hours, book selection, library staff, etc. Ranganathan suggests following method for maximum the use of books. तो इसके लिए किस चीज़ पर हमें भर देना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि बुक्स का यूज बढ़ सके? तो रंगनाथन ने कुछ चीज़ें, कुछ बातें यहाँ पर बताई है किस पर हमें फोकस करना चाहिए। फोकस अटेंशन ऑन रिलेटेड इश्यूज सच एज लोकेशन। तो लोकेशन यदि लाइब्रेरी का सेंट्रल प्लेस में होता है, ओके, सेंट्रल प्लेस यानी कि क्या? ओके, तो सेंट्रल प्लेस में होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, यूजर आते हैं, और उनको आना भी पॉसिबल होता है इसलिए आते हैं। और यदि हरक्यूलस प्लेस पे, यानी जहाँ पर हम जा नहीं सकते, इजीली जाना दिक्कत है, इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल प्लेस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो देयर एंड टू विजिट देयर, सो व्हेरी फ्यू यूजर विल बी कम देयर। तर थोडेच यूजर त्या ठिकाणी येऊ शकतात, बहुत सारे कम यूजर वहाँ पर आ सकते हैं। तो लोकेशन मैटर करता है बुक्स आर फॉर यूज, बुक का यूज बढ़ाने के लिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है तो यूनिवर्सिटी का पूरा एक कैंपस होता है, किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस 400 से 500 और 600 एकड़ का होता है। और फिर हम देखते हैं कि हर जगह पे यूनिवर्सिटी का कैंपस के बीच लाइब्रेरी होती है ताकि हर एक यूजर वहाँ पर आ सके। ओके, दूसरी बात है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। और बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देख सकते हैं हम। यदि बिल्डिंग अट्रैक्टिव है और उसमें जो फर्नीचर लगाया है वह इम्प्रेसिव है, अट्रैक्टिव है, कंफर्टेबल है, तो बहुत सारे लोग बिल्डिंग को अट्रैक्ट होते हुए वहाँ पर आते हैं और बुक्स यूज करते हैं। ओके, और लाइब्रेरी आवर्स ऐसे होनी चाहिए जो सबको अफोर्डेबल हो वहाँ पर आने के लिए। यदि लाइब्रेरी आवर्स यानी टाइमिंग जिसे हम बोलते हैं वह
अर्ली इन द मॉर्निंग हो तो बहुत सारे कम लोग आएंगे, और अर्ली लेट इन द नाइट हो तो बहुत सारे कम लोग आएंगे, लेकिन इन बिटवीन हो, नॉट फार फ्रॉम इवनिंग एंड नॉट फार फ्रॉम मॉर्निंग। ओके, तो मिडल जो टाइम होता है वो सबके लिए अच्छा होता है, तब लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और वे लाइब्रेरी का अच्छा यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लाइब्रेरी का आवर भी मैटर करता है। तो लाइब्रेरी जिस प्रकार की संस्था है उस प्रकार के हिसाब से होनी चाहिए लाइब्रेरी आवर, लाइब्रेरी टाइमिंग। और पब्लिक लाइब्रेरी हो तो उसके लिए फिर मिडिल टाइम नहीं अफोर्डेबल होगा, क्योंकि सभी लोग जॉब को जाते हैं और फिर लोगों को टाइम नहीं मिलता लाइब्रेरी विजिट करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग को ये टाइम सुटेबल हो सकता है, तब लोग जाके वहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, देन बुक सिलेक्शन। यूजर किस तरह के बुक्स रीडिंग करना पसंद करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द बुक दे आर रीडिंग। सो it should be decided by the librarian, and selection of book is very most important criteria for this. If we are selected good books, those people who are reading books, then it will be read in large extent. यदि रीडर को जो पसंद है बुक्स, वो यदि हम परचेस करते हैं उनकी डिमांड के हिसाब से, तो बहुत सारे लोग रीडिंग कर सकते हैं, बुक का यूज बढ़ सकता है, डिमांड कर सकते हैं बुक की। और जो बुक्स लोगों को पसंद नहीं है, लोगों की चॉइस या राय से हम यदि बुक नहीं मंगवाते, तो फिर क्या हो सकता है, तो लोग बुक्स नहीं पढ़ेंगे, जो बुक्स हमने लाए हैं उसका यूज नहीं होगा। तो जैसे हम होटल में जाते हैं तो हमारे पसंद का खाना खाते हैं, यहाँ पर चॉइस इम्पोर्टेंट होती है, उस तरह से लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं तो हमारे पसंद की बुक हम पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से इट इज़ नीड टू बी कंसिडर द चॉइस ऑफ रीडर देयर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लाइब्रेरियन शुड सेलेक्ट द बुक्स, और उसके हिसाब से लाइब्रेरियन ने बुक सेलेक्ट करना चाहिए। ओके तो बुक सिलेक्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यदि हमें ज़्यादा बुक्स यूज करने हैं या लार्ज एक्सटेंट में बुक्स का यूज करना है, तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे बुक्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए जो रीडर को पसंद है। यदि नापसंद बुक हम सेलेक्ट करते हैं तो इसका सीधा असर बुक के यूज पर हो सकता है, कोई बुक का यूज नहीं कर सकता जो लोगों को पसंद नहीं है। आगे का है लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में ये आता है। तो यदि लाइब्रेरी स्टाफ को हम अच्छी सैलरी देते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो वे अच्छी तरह से काम करते हैं, और वे अच्छी तरह से काम करते हैं तो फिर लोगों को अच्छी तरह से भी सर्विस देते हैं, और वे उनका बिहेवियर कैसा है इस पर ये सारा डिपेंड होता है। इट इज़ डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। इफ they are trained, then they will provide their service effectively, and if they are unskilled person, they can't properly provide the service to their users.
तो वे लोगों को अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो लाइब्रेरी स्टाफ भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है बुक्स का यूज बढ़ाने में। यदि लाइब्रेरी स्टाफ डोर टू डोर जाके बुक्स का अच्छा मार्केटिंग करता है, कलेक्शन का अच्छा मार्केटिंग करता है और अच्छा कलेक्शन रखता है, तो फिर यूजर की संख्या बढ़ती है और बुक्स का यूज बढ़ता है। तो इस तरह से सम issues are suggested by the Ranganathan to increase the use of books in the library, and we should follow it as being professional, as being librarian. And this is not important according to your examination, but it is important for practical life while you are working in the library as a librarian. So there is problem in front of you, how we can increase the readers, how we can use effectively the collection, means books in the library. So then if you are follow the rules and regulation which are given by the doctor, or suggestion which are given by Dr. S.R. Ranganathan, then definitely the use of book will be increased there. तो इस तरह से यदि आप डॉक्टर एस आर रंगनाथन का एडवाइस फॉलो करते हैं, सजेशन फॉलो करते हैं और इन सभी बातों पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो बुक्स का यूज है वह बढ़ता है। ओके, इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, इसके बारे में हमने चर्चा की। There is no need to discuss again. In our own language we try to understand. Then second law, what it indicates. Okay, what is the second law? Everybody has to know that the second law laws by S.R. Ranganathan. तो पहला ये बुक्स आर फॉर यूज, सेकंड एवरी रीडर हिज और हर बुक्स। ओके, यहाँ पर रीडर और बुक्स को इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, इम्प्लीकेशंस है जिसके दम पर ये लॉ हम लागू कर सकते हैं। तो स्टेट है, द स्टेट, द लाइब्रेरी अथॉरिटी, लाइब्रेरी स्टाफ एंड रीडर्स। ओके, one by one we are discussing on this. Obligation of the state, establishment and maintenance of library system, their development along proper lines in state's responsibility. To meet this responsibility, the state has certain obligation. The first and foremost is the library legislations. Okay, तो इस तरह से बुक्स का यूज हमें बढ़ाना है, रीडर मूवमेंट हमें चलानी है, रीडिंग मूवमेंट चलानी है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस पर भर देना चाहिए, रीडिंग मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो स्टेट का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लाइब्रेरी ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। तो इस पर हर एक राज्य लेजिस्लेशन बना सकता है, एक्ट बना सकता है और एक्ट बना के एक ऑब्लिगेशन और कंपल्शन कर सकता है कि किस तरह से वह अपना राज्य में रीडिंग फैसिलिटी को बढ़ाए और रीडिंग मूवमेंट चलाए। ओके,
तो जब हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि लॉ कितना इम्पोर्टेंट होता है हर एक राज्य के लिए, यदि राज्य शासन के द्वारा कोई स्कीम चलाई जाती है या रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेट किए जाते हैं, तो ये केवल ओरली नहीं चलते और मोरली भी नहीं चलते। तो इसके लिए राज्य शासन को, राज्य को एक्ट बनाना पड़ता है, लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है, तब जाके लोग उसको फॉलो करते हैं। ओके, so which make the adequate provision regarding library sales and percentage of the sales to be collected from the peoples and grant to be given by the government and library system। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि जब राज्य शासन लेजिस्लेशन बनाता है तो उसमें सभी प्रोविजंस दी जाती है, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी कैसे स्टार्ट करना, उसको फंड कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, उसमें कितना परसेंटेज होगा, जो टैक्स दिया जाता है लोगों के द्वारा उसमें से कितना हिस्सा हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, ये सभी बातें उसमें आती है। और ये यदि लॉ के द्वारा हम फिक्स करते हैं या लॉ के द्वारा हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोग इसको विरोध नहीं करते, क्योंकि ये गवर्नमेंट बनाया द्वारा लॉ होता है और लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ओके, so legislation leads to cooperation between libraries in state and integrate the state central library at the apex। So this type of coordination strengthens their resources through interlibrary loan, which enhance the efficiency and standard of service for readers। It also recommends making a provisions for। तो लाइब्रेरी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल लाइब्रेरी एज ए स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बिकम द अपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेट। जो सेंट्रल लाइब्रेरी होती है स्टेट की, वह अपेक्स बॉडी का काम करती है, मॉडल रोल मॉडल का काम करती है, गाइडलाइन का काम करती है। दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन्स देयर रिसोर्सेज थ्रू interlibrary loan, which enhances efficiency and standard of service for the readers। It also recommends making provisions for। ओके, तो उसमें यूनियन लाइब्रेरी एक्ट आता है, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी लॉ, फाइनेंस द लॉ डिजायर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी ग्रिड। ओके, तो अलग अलग प्रकार के लॉज हम तैयार कर सकते हैं ताकि लोगों को इसके जरिए क्लैरिटी प्राप्त हो और लोग इसका अच्छी तरह से अनुसरण कर सके। और जो मूवमेंट, रीडिंग मूवमेंट, लाइब्रेरी मूवमेंट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ सके। ओके, तो बी ये इसमें दिया है ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी। ओके, the choice of the books and choice of the staff are the two necessary obligation of library authority। okay, the choice of the books and choice of the staff are the two necessary obligation of library authority। ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी, इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कौन से आती है? चॉइस ऑफ बुक्स एंड चॉइस ऑफ स्टाफ। चॉइस ऑफ बुक्स, सिलेक्शन ऑफ बुक्स इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ द यूजर्स एंड डिमांड रेफर द सिलेक्शन रीडिंग मटेरियल फॉर गिवन लाइब्रेरी। तो उसमें चॉइस ऑफ द बुक्स ये आता है, हम किस तरह से बुक चॉइस करते हैं उस पर रीडर की संख्या या मात्रा डिपेंड होती है। यदि अच्छी बुक्स हम जो रीडर की चॉइस की होती है वह करते हैं, चॉइस करते हैं, तो रीडर की संख्या यहाँ पर बढ़ती है। ओके, और लाइब्रेरी स्टाफ हम ट्रेन, क्वालिफाइड, ट्रेन, वेल स्किलफुल, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन स्टाफ की यदि हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो इसका इफेक्ट सीधे रीडर की मात्रा बढ़ने पर होता है। और
और उतना ही नहीं, वे कोऑपरेटिव उसमें होना चाहिए, कोऑपरेटिवनेस। Comprehensive user survey of different groups of people can be done in this respect. This will help to build up collection according to the tastes and interests of the readers. Okay. The choice of staff, careful selection of books and not ultimate aim of the library. To exploit these resources and competence library staff is needed. तर समर्पक आणि डिव्होटेड ज्याला आपण म्हणतो, समर्पित स्टाफची आपल्याला आवश्यकता असते. जर आपण अशा प्रकारचा स्टाफ अपॉइंट केला तर निश्चित तो समर्पित होऊन काम करतो आणि आपल्या युजरच्या प्रती एक रिस्पॉन्सिबिलिटीने तो ती जबाबदारी पार पाडत असतो. त्यामुळे रीडरची संख्या वाढते. देर शुड बी prepare the or there should be maintain the relation between the users and library with the help of the library staff. तो इस तरह से लाइब्रेरी स्टाफ के द्वारा लाइब्रेरी और रीडर के मध्य एक रिलेशन तैयार होता है और यह रिलेशन तैयार करने का काम स्टाफ के द्वारा किया जाता है. ओके. Then obligation of the library staff. थर्ड आता है उसमें, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड लॉ कैन नॉट बी अचीव्ड unless the library staff discharge their obligations and in insufficient manner. To perform their duties and the library staff has adopt certain attitudes, practices to realize the word he is providing reading material is not the only duty of the library staff. Okay. So providing reading material is not only duty of the library staff. तो लाइब्रेरी स्टाफ जब लाइब्रेरी में काम करता है तो हर तरह के फंक्शन उसके द्वारा किए जाते हैं. केवल कुछ बातों पर उसको फोकस करना अनिवार्य नहीं होता है. Providing reading material is not the only duty of library staff. The staff must ensure that readers get material of their interest before leaving the library. Besides this, staff should try to know the readers possess adequate knowledge of books and other collection of the library, to provide reference service and help readers in all possible ways. The second law puts another obligation on the library staff. The staff should try to know the readers possess adequate knowledge of books and other collections of the library, to provide reference service and help readers in all possible ways. The second law puts another obligation on the library staff, means to provide obligation bibliographical indexing, abstracting and other services to other users as per their requirement. Catalog is another facility that second law demands. Okay. So catalog is most important because with the help of catalog we can find out the books in the library particular place in particular time. So they are called pathfinder and it helps to the readers. So this will also increase the readers in the library. Majority of documents of composite natures in their treatment of subject and do not disclose fully all the contents. The catalog is such a tool which reveals the hidden contents of such documents by cross-reference entries and subject analytical entries. तो कैटलॉग कार्ड हम कैसे तैयार करते हैं हमने मास्टर डिग्री करते समय देखा है.
उसमें मेन एंट्री होता है, सब्जेक्ट एंट्री होता है, एडिट एंट्री वगैरह, ऐसे अलग अलग प्रकार की एंट्रीज होती है। तो उसके जरिए हमें पता चलता है कि किस तरह का कलेक्शन लाइब्रेरी में है, और वे हमें पाथ फाइंडर की भूमिका करते हैं, दिखाते हैं कि कौन सा बुक कहाँ पर मिलने वाला है और किस तरह का बुक और कलेक्शन इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। So beside the other implication, the open access system will satisfy the expectation of this law, which enable the readers to decide what should read. तो ओपन एक्सेस ये भी एक इम्प्लीकेशन इसमें इम्पोर्टेंट होता है। यदि लाइब्रेरी हम ओपन एक्सेस करते हैं तो यूजर विदाउट एनी हेजिटेशन they can enter into the library, and whatever the book they want they can browse it, and whatever want they can read any kinds of books from the library. So in this way open access library play important role to increase the number of users in the library. This is the modern age, and this is the there is a lot of facilities are given by different types of companies and different type of institutions, whether it is social or commercial. So if we are take example of mall culture, so this is come from the foreign countries. So mall, it is a kind of open access for everyone, so number of customer or consumer will be increased there, because people don't like to hesitate and forbidden एंटर एनीवेयर। तो किसी को भी ये पसंद नहीं आता कि जहाँ पर उन्हें जाना होता है उन्हें फ्रीली जाने दिया जाता है, और यदि उसे कोई रोकता है तो किसी को भी पसंद नहीं आता। तो इस तरह से हर एक जगह पे हम देख रहे हैं अभी कोई भी संस्था हो, कमर्शियल या कल्चरल या नॉन कमर्शियल हो या सोशल इंस्टीट्यूट हो, तो उसमें ओपन एक्सेस पर ज़्यादा भर दिया गया है या जोर दिया गया है, ताकि लोग फ्रीली एंटर कर सके अंदर, और जो चीज़ हमें उनको दिखानी है और जो चीज़ हमें बेचनी है वह वे यूज कर सके। ओके, तो लाइब्रेरी भी इसको एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। तो लाइब्रेरी में भी हमें ओपन एक्सेस सिस्टम के द्वारा बुक्स और रीडर की हम संख्या बढ़ा सकते हैं और बुक्स का यूज बढ़ा सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, यूजर कम इन कांटेक्ट विद बुक्स डायरेक्टली, देयर इज नो मेडिटेटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि लाइब्रेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज ए मेडिटेटर बिटवीन रीडर्स एंड बुक्स, बट इन ओपन एक्सेस देयर इज नो नीड। यूजर कैन फ्रीली एंटर इन द लाइब्रेरी, he make the contact with book directly without any permission। ओके, तो ये सारी बहुत दिक्कतें इसमें आती है कि लाइब्रेरी क्लोज एक्सेस में, जैसे कि लाइब्रेरी में परमिशन लेकर अंदर जाना, परमिशन लेकर बुक लेना, तो ये रीडर को एक प्रकार का हेजिटेशन लगता है, एक प्रकार का बंधन लगता है। तो इससे हटाने के लिए हमें ओपन एक्सेस सिस्टम का स्वीकार करना आवश्यक होता है। ओके, यदि आप दो लाइब्रेरी में कंपेयर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, एक ओपन एक्सेस है और एक क्लोज एक्सेस है, तो किसका यूज ज़्यादा होता है ये आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो ओपन एक्सेस लाइब्रेरी होती है उसका यूज ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर यूजर को इजीली एंटर करने की परमिशन होती है। देयर इज नो नीड टू परमिशन टू टेक द बुक्स एंड यूज द बुक्स, you directly come in the context of books there, but there is a lot of burden and forbidden and rules and regulation are put by enclosed library. So this is the one of the best implication open access system. Obligation of the readers.
Second law emphasizes the importance or emphasize certain obligation on the readers toward the library. It is a duty of readers to follow the rules and regulation of the library in order to use and utilize library resources in effective and efficient manners. Okay. तो रीडर पर भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। जैसे कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो टीचर के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की असाइनमेंट स्टूडेंट को दी जाती है तो स्टूडेंट एंगेज रहते हैं स्टडी में और उन पर एक प्रकार का ऑब्लिगेशन आता है कि हमें इस टॉपिक पर असाइनमेंट करनी है। और जब असाइनमेंट टीचर के द्वारा दी जाती है तो रेडीमेड मटेरियल वहाँ पर टीचर को देना नहीं है और टीचर शुड बी गिवन द इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट और रीडर्स to visit the library and find out the reference book and write the assignment on this topic. Okay, and give the original references at the end of assignment. इस तरह से इंस्ट्रक्शन जब टीचर के द्वारा दी जाती है तो हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में आती है कि यूजर पर्पसफुली लाइब्रेरी में आते हैं और सभी प्रकार की बुक्स जो उनकी असाइनमेंट या टॉपिक से रिलेटेड है वे ब्राउज करते हैं और उनमें डिजायर इन्फॉर्मेशन में फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये एक प्रकार का रीडर पर ऑब्लिगेशन होता है जिसे टीचर के द्वारा स्टूडेंट पे लगाया जाता है। तो इस तरह से रीडर को एक ऑब्लिगेशन लगना चाहिए कि स्टडी करना या रीडिंग करना ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। ओके, थस फुलफिलिंग अबाउट द लिस्टेड 4 ऑब्लिगेशन। तो 4 ऑब्लिगेशन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने हर एक ऑब्लिगेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस की और उसके बाद आपको पता चलता है कि किस तरह से सेकंड लॉ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं उस पर हमने डिस्कस की। नाउ थर्ड लॉ इज गिवन एवरी बुक्स इट्स रीडर। ओके, जैसे सेकंड लॉ में रीडर को इम्पोर्टेंस दिया गया है और थर्ड लॉ में एवरी बुक्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है और रीडर को, दोनों को। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बुक्स आर मेड फॉर द रीडर्स एंड रीडर्स आर मेड फॉर द बुक्स। ओके, तो बुक्स रीडर के लिए बने हैं और रीडर बुक्स के लिए बने हैं, तो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन रीडर्स एंड बुक्स। ओके, तो दोनों में एक रिलेशन यहाँ पर तैयार होता है और ये रिलेशन कभी हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, या ब्रेक नहीं कर सकते। एक ऐसा रिलेशन है, यदि रीडर को डिज़ायर है, पढ़ने की इच्छा है, हम उसे कितना भी कहेंगे आप पढ़ो मत, आप स्टडी मत करो, वो हमारी नहीं सुनेगा। उसे पढ़ना है तो पढ़ना है, वो जाके लाइब्रेरी में पढ़ेगा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा, बुक्स लेगा और उसे पढ़ेगा। ओके, तो इस तरह से रीडर और बुक्स का रिलेशन स्ट्रांग होता है, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। The third law traces the maximum use of books by their readers. It urges that an appropriate reader should be found for every book. तो इस तरह से रीडर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनकी चॉइस होती है और जिस चॉइस के रीडर होते हैं उस चॉइस की बुक्स यदि उसको मिल जाते हैं तो वे पढ़ते हैं। यहाँ पर चॉइस मैटर करता है रीडर, बिटवीन द रीडर्स एंड बुक्स।
It is closely related to the second law, but it focuses on the books itself, suggesting that each book in library has an individual or number of readers who would find that book useful. Okay, तो जैसे अच्छे बुक्स की संख्या हम बढ़ाते, मात्रा बढ़ाते, तो निश्चित रूप से यूजर की भी मात्रा वहाँ पर बढ़ती है, ज़्यादा यूजर्स लाइब्रेरी में आने लगते हैं और अल्टीमेटली लाइब्रेरी का जो यूज होता है इफेक्टिवली होने लगता है. ओके, the law advocates an open access system, classify self arrangement, subject analytical entries, provision reference services, publicity methods, extension services, book selection policy, implication of the third law. थर्ड लॉ के इम्प्लीकेशन कौन से है ये हम यहाँ पर एक बार देखते हैं. तो यहाँ पर कुछ इम्प्लीकेशन दिए हैं. ओपन एक्सेस सिस्टम, ओके, क्लासिफाई सेल्फ अरेंजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्रीज, provision of reference service, publicity methods, extension service, and book selection policy. Okay, one by one we try to read or explain here. You can note down in your notebook. ओपन एक्सेस सिस्टम, जैसे कि हमने देखा कि ओपन एक्सेस सिस्टम और क्लोज एक्सेस सिस्टम में क्या अंतर होता है, और क्लोज एक्सेस सिस्टम होती है तो किस तरह से यूजर और रीडर पर रेस्ट्रिक्शन आता है. ओके, तो अल्टीमेटली बुक्स और कलेक्शन या लाइब्रेरी का यूज कम होता है क्लोज एक्सेस सिस्टम में. और उसके विपरीत यदि हम ओपन एक्सेस सिस्टम का स्वीकार करते हैं तो तुलना में लाइब्रेरी की जो लाइब्रेरी रीडर की जो संख्या है वो बढ़ती है, कलेक्शन यूज होता है, लाइब्रेरी बुक्स का यूज होता है बड़ी मात्रा में. तो इस तरह से थर्ड लॉ हमें यदि बुक्स और रीडर की संख्या हमें बढ़ानी है, बुक्स का यूज करना है, तो ओपन एक्सेस सिस्टम का हमें स्वीकार करना होगा. क्लासिफाई सेल्फ अरेंजमेंट दूसरा है. यदि आपके कॉलेज में ओपन एक्सेस सिस्टम है और यदि बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे लेकिन सेल्फ अरेंजमेंट अच्छी नहीं है, कौन सा बुक कहाँ पे रखा है एडिटर को पता ही नहीं है, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या ओपन एक्सेस करके. तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह बढ़ सकता है. ओके, तो पहला स्टेप जो होता है ओपन एक्सेस सिस्टम का, दूसरा स्टेप होता है सेल्फ अरेंजमेंट का. ओके, अच्छी तरह से आपकी जो अरेंजमेंट है वो होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज या क्लासिफिकेशन स्कीम के अनुसार, यानी कि जो सब्जेक्ट है, कलेक्शन है, वो क्लासिफाइड होना चाहिए. यदि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट है आपके लाइब्रेरी में और वे ऐसे ही मिंगल है, मिक्स है, बाइफर्गेशन नहीं किए है आपने, सब्जेक्ट वाइज नहीं लगाए हैं, क्लासिफिकेशन उसमें नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. रीडर आके भी उसको जो बुक चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिल सकता. जैसे हमारे घर का एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं. यदि घर में
क्लासिफिकेशन ने अच्छी तरह से कोई चीज़ें लगाई नहीं है, सब जगह स्कैटर है, सब चीज़ें स्कैटर है। और हमें कई बार कोई चीज़ चाहिए होती है तो वह प्रॉपर जगह पे नहीं मिलती, तो हम कंफ्यूज होते हैं, टेंशन में आते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम घर में आ सकता है। तो घर की मात्रा से लाइब्रेरी और घर की तुलना से लाइब्रेरी बड़ी होती है, तो फिर यदि हम उसमें सभी प्रकार के बुक्स मिक्स करते हैं तो हमें वांटेड बुक्स वहाँ पे नहीं मिलने वाली। ओके, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। तीसरा है सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्रीज। क्लासीफाई कैटलॉग जो है क्लासिफिकेशन करने में हमें मदद करते हैं या पाथ फाइंडर करने में हमें मदद करते हैं। तो कैटलॉग सिंपल होने चाहिए, और एंट्रीज सिंपल होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ रेफरेंस सर्विस भी वहाँ पर होनी चाहिए। यदि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम किसी को जाके पूछ सकते हैं और रेफरेंस सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। तो रेफरेंस सर्विस के द्वारा हमारी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो सकती है। तो इसका यूज बुक्स बढ़ाने में होता है और रीडर की संख्या बढ़ाने में भी होता है। देन पब्लिसिटी मेथड्स, हमारे पास बहुत सारे बुक्स है, कलेक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, रीडर नहीं आ रहे, तो हमें पब्लिसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। रीडर को हमें बताना चाहिए, जैसे कि वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन और लाइब्रेरी आवर्स, लेक्चर्स देके हम जो कलेक्शन हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसकी जानकारी रीडर को दे सकते हैं। ओके, और न्यू अराइवल जैसी बातें करके हम लाइब्रेरी में कौन से बुक्स नए आए हैं, कलेक्शन नया आया है, ये भी जानकारी उनको दे सकते हैं। पैम्पलेट दे सकते, ईमेल एसएमएस द्वारा सर्विस दे सकते, टेलीकॉलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे पब्लिसिटी मेथड्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सटेंशन सर्विस, लाइब्रेरी में जो सर्विस है उसके अलावा और सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते, जैसे मोबाइल सर्विस, आस्क लाइब्रेरियन सर्विस, आस्क एसएमएस द्वारा हम इस जानकारी दे सकते हैं, लोगों को ईमेल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारी लाइब्रेरी में है कलेक्शन के स्वरूप में, तो उसकी जानकारी रीडर को देना हमारा कर्तव्य है। तो इसके लिए मार्केटिंग बेस्ड वे है। ओके, बुक सिलेक्शन पॉलिसी, तो बुक सिलेक्शन पॉलिसी हर एक लॉ में एप्लीकेशन का रोल करता है। यदि बुक सिलेक्शन पॉलिसी हमारी सही है ये और सही तरीके से हम बुक सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ चॉइस ऑफ रीडर्स, it will help to increase the use of books and it will help definitely to increase the readers in the library. So all these are implications of third law. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इम्प्लीकेशन ऐसे है कि वे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एक दूसरे की भी है, लेकिन अलग अलग वे एक्सटेंशन अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज हो रही है। ओके, जैसे कि हमने इन सभी पर चर्चा की, सब यहाँ पर दिए, सेल्फ अरेंजमेंट, इजी एक्सेस, ओके, कैटलॉग, पब्लिसिटी, डिस्प्ले बुक्स, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, फोर्थ लॉ यहाँ पर दिया है, सेव द टाइम ऑफ रीडर्स। यहाँ पे टाइम और रीडर का इम्पोर्टेंट दिया गया है। टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें भी रीडर का टाइम कैसे बच सकता है इस पर फोकस करना चाहिए। और इसमें टाइम ही नहीं, टाइम, मनी, एनर्जी हम रीडर की कैसे यूज कर सेव कर सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। सो दिस लॉ रिक्वायर दैट देयर शुड बी
no time lag between the demand received from the users and document supplied. Okay, बैंक का एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं। जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में गर्दी होती है, पैसे हमें निकालने हैं या पैसे भरने हैं, बैंक में जमा करने हैं, डिपॉजिट करने हैं या विड्रॉल करने हैं। जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्यू होती है बड़ी, और वहाँ पर हमें बहुत सारा समय लगता है। तो इसके लिए एटीएम जो विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए यूज किया जाता है, उसकी संकल्पना सामने आई। फिर एटीएम में जाकर हम क्या कर सकते हैं, हमें जितना पैसा चाहिए हम वहाँ से निकाल सकते हैं, और जितना पैसा हमें डिपॉजिट करना है उतना कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर या कंज्यूमर का टाइम यहाँ पर सेव होता है। ओके, ठीक उसी तरह से जब यूजर लाइब्रेरी में आते हैं, जब वे मैन्युअली बुक इशू करते हैं तो उसमें क्यू लगानी पड़ती है, क्यू में उनको खड़ा होना पड़ता है, उसमें उसका टाइम जाता है। ओके, एनर्जी भी जाती है, मनी भी वेस्ट होते हैं क्योंकि वो बड़ी दूर से आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैन्युअली ऑफलाइन लाइब्रेरी के जरिए अलावा या ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के अलावा हमें मॉडर्न लाइब्रेरी पर ध्यान देना चाहिए। मॉडिफिकेशन या मॉडर्न लाइब्रेरी हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए वेल इक्विप्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड लाइब्रेरी हमें बनानी चाहिए, और उसमें ऑटोमेशन हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस पर भी भर देना चाहिए। तो इसके जरिए क्या हो सकता है, यूजर को, रीडर को क्यों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं, उनका टाइम यहाँ पर सेव हो सकता है, हम स्पीडली बुक इशू कर सकते हैं। ओके, तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो ओनली टाइम्स के बारे में हम बात नहीं करते, तो उसमें यूजर का जो टाइम होता है, टाइम, दूसरा मनी और एनर्जी, ये कैसे सेव हो सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ओके, तो इस तरह से पहला जो प्रकार है मॉडर्नाइजेशन, हम किस तरह का लाइब्रेरी का कर सकते हैं। ओके, इस पर हमें फोकस करना चाहिए, जिसे हम ऑटोमेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूजर का टाइम सेव होता है, स्पीडली काम होता है। ओके, सो हियर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक। So in this way, the save time, money and energy of readers is most important, and fourth law of Ranganathan indicate this, and we should not only save the time but we also save the money and energy of users. When these three types of things saved by the library of readers, then automatically users or readers attract toward the library. तो अपने आप यूजर्स लाइब्रेरी में बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा ये समझ सकते हैं, दो बिजनेस है, किसी भी कैटेगरी की बिजनेस हम यहाँ पर ले सकते हैं, ए और बी। ए वाला जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वो इफेक्टिवली सर्विस यूजर को या कस्टमर को देता है। बी वाला उसमें हाथापाई करता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना इफेक्टिवली वह सर्विस नहीं प्रोवाइड करता और क्वालिटी भी उसकी अच्छी, क्वांटिटी भी अच्छी है ए की बी की तुलना में। तो आपकी बिजनेसमैन के पास परचेज करने जाओगे ए के पास। ओके, तो
यह उदाहरण यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि क्वालिटी हम और क्वांटिटी और सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, और यूजर का जो टाइम मनी एनर्जी है वो किस तरह से हम सेव करते हैं। ये सब यूजर की मात्रा बढ़ाने में या रीडर की मात्रा बढ़ाने में हमें मदद करता है। दिस लॉ मेक इट्स अप्रोच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूजर्स। It almost completely center on the users from the moment he or she enter the library to the moment or he she leaves. Okay. While the visiting period of users as well as reader from coming to going, all the time we should take care of users, of his time, of his money, of his energy. So then user like to service our service, तो यूजर को हमारी सर्विस पसंद आ सकती है और वे अगली बार भी लाइब्रेरी में आ सकते हैं बुक का यूज करने के लिए। ओके, इस तरह से अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने के बाद और इफेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड करने के बाद यूजर की संख्या लाइब्रेरी में बढ़ती है और बढ़ने के लिए मदद करती है। तो उसमें कौन से इम्प्लीकेशंस है जो हमें मदद करते हैं, उसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ इज सेव द टाइम ऑफ रीडर टू प्रोवाइड better service. It is latest technology library operation to better the users, train users them independently. Implication of the fourth law, classify arrangement. जैसे कि हमने देखा क्लासीफाई अरेंजमेंट, ये इम्प्लीकेशन पीछे भी लॉ में आया है, और क्लासीफाइड अरेंजमेंट का मतलब है क्लासिफिकेशन सिस्टम वहाँ पर होनी चाहिए, और यदि क्लासिफिकेशन ही नहीं है तो इसमें एनर्जी वेस्ट हो सकती है, यूजर की टाइम वेस्ट हो सकता है और मनी भी वेस्ट हो सकता है। और जिस लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन अच्छा है तो उसमें टाइम मनी एनर्जी सेव हो सकता है। तो अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट होती है, क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। कैटलॉग एंट्री, यदि कैटलॉग एंट्री सही है, सही तरीके से एंट्री की हुई है और सिंपल एंट्री है, अच्छी तरह से यूजर को समझ में आती है, तो तुरंत उससे बुक्स मिल जाता है। और कैटलॉग एंट्री क्या कर सकते हैं, इसका उदाहरण हमने देखा। दे प्ले रोल एज अ पाथ फाइंडर्स टू हेल्प द रीडर टू फाइंड आउट द बुक्स इमीडिएटली ऑन द प्लेस, पर्टिकुलर टाइम ऑन द पर्टिकुलर प्लेस। ओके, सो कैटलॉग एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर। तो एंट्री के कौन से प्रकार होते हैं कैटलॉग में आपने पढ़ा है, और किस तरह से वो रीडर को मदद करते हैं ये भी आपने देखा है। फिर उसके बाद ओपन एक्सेस, ये तो हर एक लॉ में आता है। ओपन एक्सेस कितना इम्पोर्टेंट है, ये रीडर का टाइम मनी एनर्जी सेव करने में किस तरह से मदद करता है। ओके यदि हम ओपन एक्सेस रखते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेकिंग परमिशन और वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑल दिस प्रोसेस, directly user or reader can enter into the library and he make the contact books, whatever he want books from the library or shelf he can take and he can carry with him or he can read it. तो इस तरह से जो टाइमिंग वेस्ट होता है, परमिशन लेना, कैटलॉग देखना वगैरह वगैरह, तो इसमें बहुत सारा टाइम एनर्जी यूजर का वेस्ट होता है। तो ओपन एक्सेस में यूजर क्या कर सकता है, रीडर क्या कर सकता है, डायरेक्टली वो लाइब्रेरी में आकर उसे जो बुक चाहिए वो ले सकता है और उसे पढ़ सकता है। इसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी रीडर का सेव होता है। रेफरेंस सर्विस, यदि रेफरेंस सर्विस हमारी लाइब्रेरी में इफेक्टिवली है और हम इफेक्टिवली प्रोवाइड करते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी ऑफ द रीडर्स वी कैन प्रोवाइड द बुक्स टू द रीडर्स। हम रीडर को बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और इश्यू मेथड, इश्यू मेथड ये वेस्ट टाइम ऑफ वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। यदि ऑफलाइन हम इश्यू रिटर्न करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, एनर्जी खर्च होती है रीडर की। और यदि ऑनलाइन ऑटोमेशन के जरिए
सॉफ्टवेयर के जरिए बार कोडिंग या RFID टेक्नोलॉजी के जरिए हम इशू रिटर्न करते हैं तो उसमें स्पीड होता है और हम जल्द इशू कर देते हैं। इसमें we can save the time and energy of reader here. So issue method is also play important role there. Centralized prenatal cataloging. Okay, कैटलॉगिंग प्रोसेस जो होती है या ऑनलाइन पब्लिक कैटलॉग एक्सेस जिसे हम बोलते हैं या सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग होती है तो उसमें भी इसका टाइम मनी एनर्जी सेव होता है यूजर का। स्टैक रूम गाइड्स, स्टैक रूम यानी कि जो हम कबर्ड लगाते हैं लाइब्रेरी में, उसमें पाथ फाइंडर होते हैं, एरो होते हैं या लेबल यदि हमने अच्छी तरह से किए हैं जिसे हम स्टैक रूम गाइड्स बोलते हैं, तो हमें तुरंत कौन सा सब्जेक्ट किस सेक्शन में है, कौन सा बुक किस रो में हमें मिलेगा, किस कबर्ड में मिलेगा, ये पता चल जाता है। तो उसके लिए गाइड्स इम्पोर्टेंट होते हैं या वो इंडिविजुअल हो या लेबल के जरिए आप वो कर सकते हैं। ओके, पुरानी मेथड आपको पता हो कि यदि जंगल में कोई मिस हो जाता है या 2 या 4 व्यक्ति एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वो एरो के जरिए वो एरो करते हैं किस दिशा में हम गए हैं, जो मिस हो गए उसको ढूंढने के लिए तो एरो की मेथड यूज की जाती है। तो एरो से हमें पता चलता है कि हमारा जो ग्रुप है वो किस दिशा में गया है और हम उसे फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो बुक्स हमें चाहिए होता है और चाहिए प्राप्त करना होता है या ढूंढना होता है तो गाइड के जरिए हम तुरंत ढूंढ सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी लोकेशन, ऐसी सिचुएशन है यदि कोई लेबल ही लगाया नहीं, कोई एरो नहीं दिखाया या कोई गाइड्स वहाँ पे नहीं रखे और हमको लाइब्रेरी में छोड़ दिया तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, किस सेल में रखा है और कहाँ से कौन सा बुक्स लेना है। तो इसमें हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो सकता है। और यदि ऐसा किया है, गाइड वगैरह रखा है इंडिविजुअल और लेबल के जरिए, तो हमारा टाइम एनर्जी वहाँ पर सेव होता है। लाइब्रेरी लोकेशन भी इसमें मैटर करता है। जो 4th लॉ का भी इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीकेशन है और 1st लॉ का भी इम्प्लीकेशंस है। ओके, तो उसमें रीडर और लोकेशन का क्या रिलेशन हो सकता है, ये इम्प्लीकेशन यहाँ पर कैसे लागू हो सकता है लोकेशन का 4th लॉ को। इसमें सेव द टाइम ऑफ रीडर ऐसा लॉ है ये, और उसका लोकेशन इम्प्लीकेशन कैसे हो सकता है। यदि सेंट्रल प्लेस में लाइब्रेरी है तो रीडर तुरंत वहाँ पर आकर लाइब्रेरी को विजिट करके उसे जो चाहिए बुक्स वो ले सकता है। इसमें उसका टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट नहीं होता। यदि लाइब्रेरी का लोकेशन सेंट्रल प्लेस पर नहीं है, दूर है, ओके, और हरक्यूलियस है, तो रीडर को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसमें उसका टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हो सकता है। ओके, और 5th लॉ यहाँ पर दिया गया है, library is growing organism. So this law is focused on library as a organizations. Okay, and how we can develop it, which kind of the thing we can do with the library, then it will be developed. हम लाइब्रेरी के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं कि लाइब्रेरी अपने आप डेवलप हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि द लाइब्रेरी इज द ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, library is a growing organism. Okay, so organization and organism, it is similar word, and it is an accepted idea that library along with the service is growing organism. If we are increase the services to provide the users, then it will be definitely helpful to the users. It will be increase the numbers of the readers in the library,
Second one is when we develop the collection and increase the numbers of books in the library, then it will be increase the collection, not only the collection but as a organizations. जब हम ये दो तीन बातें करते हैं लाइब्रेरी के साथ, जैसे कि लाइब्रेरी में जैसे हम सर्विस बढ़ाते हैं तो उसका यूज इफेक्टिवली होने लगता है, और जब ऑर्गेनाइजेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन लाइब्रेरी एज अ ऑर्गेनाइजेशन करके लाइब्रेरी का यूज इफेक्टिवली होता है, तब हम लाइब्रेरी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी लाइब्रेरी एज ऑर्गेनाइजेशन उसका विकास होने में मदद होती है। ओके। और दूसरी बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम लाइब्रेरी का कलेक्शन बढ़ाते हैं तो लाइब्रेरी का विकास होने में मदद होती है। हम कलेक्शन क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उसका यूज होने लगता है। यहाँ पर लाइब्रेरी ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब हम उसका विकास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो लाइब्रेरी का जो पर्पज़ है वह पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव यानी गोल को हासिल करने के लिए हमें लाइब्रेरी का विकास करना अनिवार्य होता है, लाइब्रेरी की सर्विसेज प्रोवाइड करना अनिवार्य होता है। और यदि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये करते हैं तो और हम ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, और किस तरह से हमारी लाइब्रेरी एज ऑर्गेनाइजेशन बढ़ सकती है और उसका विकास हो सकता है, ये हम करने का प्रयास करते हैं। ओके। सो वेदर इट इज़ library is commercial or not commercial, it is not depend, but we try to develop our library as a organization. So what is the use of library, or what is the main motto, main goal or main objective of library? To increase the readers, to increase the reading movement, to increase the library movement, and that is why we try to develop our library, we try to increase our library. So we don't think whether it is commercial or not commercial, whether it is profit or not profitable. Okay. तो हम ये विचार नहीं करते हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है, प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, हमें उससे फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है आर्थिक, इसका हम विचार नहीं करते। तो जो मेन मोटो होता है हमारी लाइब्रेरी का, उस पर हम ध्यान देते हैं। ओके। सो दिस लॉ मेंटेन दैट लाइब्रेरी एज अ इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो हर तरीके से, हर प्रयास करके हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। Which take in new matter, casts off old matter, changes in size and take new shapes, forms and like human being. Since library is a trinity of books and readers, staff, okay, it is bound to grow in all three respect. लाइब्रेरी ये तीन चीज़ों का संगम होता है, उसमें बुक्स, रीडर्स और स्टाफ का समावेश किया जाता है लाइब्रेरी में। फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन। ओके। और जब इनकी मात्रा बढ़ती है, बुक्स यानी कि कलेक्शन, जब कलेक्शन बढ़ता है तब लाइब्रेरी ग्रो होती है, रीडर जब बढ़ते हैं तब लाइब्रेरी ग्रो होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसमें स्टाफ जब बढ़ता है तब उसकी ग्रोथ होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके। तो ये तीनों जो घटक है लाइब्रेरी ग्रोइंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और उस पर हमें फोकस करना चाहिए। जब हमें ऐसा लगता है कलेक्शन बढ़ रहा है, रीडर्स बढ़ रहे हैं, स्टाफ बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइब्रेरी वो बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है। Therefore, library authorities should plan the library building in such a way so as to make it easy to keep space with necessary growth in size, collection, numbers of readers and members of staff. तो as being professional, as being librarian, हम ये प्रयास कर सकते हैं कि
किस तरह से हमारा कलेक्शन बढ़ सकता है, किस तरह से हमारे रीडर बढ़ सकते हैं, किस तरह से हमारा स्टाफ बढ़ सकता है। तो लाइब्रेरी की ग्रोथ करना हमारे हाथ में होता है एज बीइंग प्रोफेशनल, एज बीइंग लाइब्रेरियन। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन करके काम करते हो तब आप पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि लाइब्रेरी में कोई नहीं आता, रीडर नहीं आते, तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो फिर जब हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं, हमें ये परचेज़ करना है, वो परचेज़ करना है, बुक्स परचेज़ करने हैं, तो मैनेजमेंट साफ ना कर देता है हमें कुछ खरीदना नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई आता ही नहीं, तो खरीदने से क्या मतलब, उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है, यूज ही नहीं हो रहा है, तो खरीद के क्या करेंगे, हम बुक खरीद के क्या करेंगे, ऐसा उनका जवाब होता है। तो हमें ये बात मैनेजमेंट से सुननी ना पड़े और लाइब्रेरी का यूज किस तरह से बढ़ सके, इसके लिए प्रयास करना जरूरी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हमारा एक कर्तव्य है कि लाइब्रेरी के रीडर्स यानी यूजर कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। फिर जब लाइब्रेरी का यूज होने लगता है तो मैनेजमेंट भी उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है, और सब रिकॉर्ड लाइब्रेरी में होते हैं उसकी रिगार्डिंग। तब मैनेजमेंट कभी ऐसा नहीं कह सकता कि हमें बुक्स लेनी नहीं है, हमें लाइब्रेरी बढ़ानी नहीं है, लाइब्रेरी का अच्छा उपयोग हो रहा है और अच्छा आउटपुट भी मिल रहा है, तो हम बुक्स खरीद सकते हैं। इस तरह की बातें मैनेजमेंट खुद करने लगता है। तो एज बीइंग लाइब्रेरियन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये चीज़ करनी है। एग्ज़ाम के लिए तो ये सफिशिएंट ही है, एग्ज़ाम के लिए अनिवार्य है, आप इसका स्टडी करो। फोर्थ लॉ के और फिफ्थ लॉ के क्या क्या इम्प्लीकेशन है, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आया तो उसका जवाब हम तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि इस पर डिटेल में हमने चर्चा की होती है। Therefore, library authority should plan. Okay. According to Ranganathan, the growth of organism can be two kinds of growth of as a body of child and growth as a body of an adult. Okay. तो दो प्रकार की ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन, चाइल्ड ग्रोथ एंड adult growth. He compared the growth of storage or repository library and services library to that child. जो लाइब्रेरी में स्टोरेज होता है, रिपोजिटरी होती है, सर्विसेज होता है, ये चाइल्ड ग्रोथ में रंगनाथन ने कंसिडर की है। इस पर सवाल आ सकता है, व्हाट इज द चाइल्ड ग्रोथ रिगार्डिंग फिफ्थ लॉ। ओके, और तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चार बातें दी जाएगी, उसमें तीन बराबर होगी, एक रॉन्ग होगी, वो फाइंड आउट करने को आपको बोलेगी, राइट या रॉन्ग। ओके, respectively child growth is characterized by the overall increase the size and weight. तो चाइल्ड ग्रोथ साइज और वेट के संदर्भ में होती है। Similarly, the building of repository library should be capable of growth and incorporate additional material. On the other hand, the building of service library need not grow beyond certain size as is the case with the body of adults. तो इस तरह से लाइब्रेरी जो बिल्डिंग होती है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और उसमें एक बार हम जब उसको बिल्डअप करते हैं तो दोबारा उसे हमें बांधने की ज़रूरत नहीं होती, केवल हम उसका मेंटेनेंस देखते हैं। तो ये जो ग्रोथ है अडल्ट ग्रोथ में एस आर रंगनाथन ने कंसिडर की हुई है। तो इस तरह से हम 5 laws which are prepared by the S.R. Ranganathan we can discuss over that. So today we will stop here, remaining topic we will take tomorrow. Thank you.